हेलो शीतल दी, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है शीतल जी आपको? रश्विनी जी, कैसे हैं आप? अच्छा। जी। तो अभी आगे लोग जुड़ते रहेंगे, तब तक हम गुरु वंदना स्टार्ट करते हैं। गुरु वंदना से फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम गुरवे नमः। 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 ओम गं गणपते नमः। तो आज जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योतिष की, इसमें शीतल जी आपको तो बिल्कुल बेसिक से कुछ भी अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ज्योतिष जो हमारा शास्त्र है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। हम्म। का जो एक भाग है वो सिद्धांत कहलाता है, एक भाग संहिता कहलाता है, और एक भाग होरा कहलाता है। हाँ, ये हो रहा क्या होता तो जो सिद्धांत है उसके अंदर सूर्य सिद्धांत बहुत फेमस है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्योतिष की क्या होती है, या किसी चीज़ की गणना करनी होती है तो वो गणना कैसे होती है। संहिता में क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड अगर कोई ग्रह किसी राशि से जा रहा है है? तो उसका वर्ल्ड वाइड क्या असर पड़ेगा, हम्म। किसी नक्षत्र में है तो उसका पूरे वर्ल्ड पे क्या असर पड़ेगा। मतलब उसका पूरा जो भी हम देख रहे हैं वो वर्ल्ड के हिसाब से देख रहे हैं, एक पर्सन टू पर्सन नहीं देख रहे हैं। और जो होरा स्कंद हम्म। आता है, होरा में स्पेशली जातक के बारे में, यानी जो पर्सन है जिसके लिए देखा जा रहा है, पर्टिकुलर पर्सन, उसके लिए विचार किया जाता है। तो हम्म। जो ज्योतिष हम आगे पढ़ने वाले हैं वो फेमस इसी चीज के लिए कि हम जातक के बारे में निर्णय ले रहे हैं उससे, कि भाई ये व्यक्ति इस समय जन्म हुआ, हम्म। और ये व्यक्ति के जन्म के समय पे ग्रह की स्थितियां ऐसी ऐसी थी, तो इस व्यक्ति के जीवन पे हम्म। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। हम्म। ये जातक कहलाता है आपका। और ज्योतिष में जो फलित ज्योतिष है, फलित ज्योतिष भी इसी को कहते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जब भी हम ज्योतिष करने जाते हैं, हमें सबसे पहले जो बेसिक में हमें एक चार्ट की जरूरत होती है, जैसे एक डाटा साइंस होता है उसी तरह ये ज्योतिष काम करता है। और हम्म। बड़ा भाग एक ईश्वरीय कृपा और आपकी साधना रहती है कि आप कैसी साधना कर रहे हैं, आप कितने इंक्लाइंड है आप, और पूछने वाला जो जातक होता है वो कितने सच्चे मन से आपसे प्रश्न पूछ रहा है। उन दोनों के ऊपर डिपेंड होके वो एनर्जी कनेक्ट होती है और आप उसके बारे में बता पाते हैं। तो बेसिकली जो हम सबसे पहले किसी चार्ट की स्टडी करते हैं वो इस रूपरेखा के अंदर आता है, जो हमें ये दिख रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। हम्म। तो सबसे पहले हमें ये एक, जो भी हम जैसे हमने देखा है कि हमारे घर में बड़े बूढ़े हमारे जन्म के समय पे एक पत्रिका बनवा लेते थे अपनी। हम्म। वो पत्रिका जो है इस फॉर्मेट में रहती है, ये जो फॉर्मेट हमें दिख रहा है। हम्म। अब ज्योतिष में और बहुत सारी वेराइटीज हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिनको हम स्टडी करते हैं, लेकिन
हमें जो मेनली दिखता है, हाँ भाई ये एक फॉर्मेट है, पहले हम ये समझेंगे कि ये फॉर्मेट क्या है। ये जो पूरा फॉर्मेट है ना, ये इसे भचक्र कहा जाता है। भचक्र का अर्थ है कि संपूर्ण राशि मंडल जो है, 12 की 12 राशियां जो है, वो मिलकर एक भचक्र का निर्माण करती है। अब पूरा जो आपका स्फेरिकल है, जो पूरा इसका दायरा है, वो है 360 डिग्री का। और 12 राशियां जब आप उसको डिवाइड करते हो, तो हर राशि की जो टोटल लेंथ आती है वो आती है 30 डिग्री की। अब इसके अंदर राशि और भाव दोनों, अभी एक ही चीज समझना, तो वो जो भचक्र है, वो जो 360 डिग्री का आपके पास स्पैन आया है, जब उसके आप 12 टुकड़े करते हो तो 30-30 डिग्री के आपको स्लेब मिल जाते हैं। तो इस तरह इसके अंदर ये 12 खाने बन जाते हैं 30-30 डिग्री के। अब आप जो भी कोई चार्ट पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, उसका सबसे पहला ये फोकल पॉइंट ये होता है लग्न। जहाँ पे ये एस लिखा है ना, या आप इसे कह लो कि जो ऊपर से चालू हो रहा है यहाँ से। अब हम बात करते हैं कि लग्न होता क्या है। धरती अपनी एक गति के अंदर घूम रही है, और आकाश मंडल के अंदर राशियां जितनी है वो बिल्कुल स्थिर है। राशियों में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, वो कहीं नहीं घूम रही, वो एज इट इज वहीं पे है। लेकिन जब हम धरती से देखते हैं तो हमें वो घूमती हुई दिखाई देती है, क्योंकि धरती घूम रही है। तो इसी तरह आपके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है, या जो राशि दिखाई दे रही होती है, उसे हम आपका लग्न बोलते हैं कि ये लग्न है। या आपके जन्म के समय का वो समय है जो आपके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पे घट रहा था। अब ज्योतिष के अंदर क्या है ना, कि सूर्य को हम आत्मा का कारक मानते हैं। आपके 9 ग्रह हैं, सारे 9 के 9 ग्रह आपके इस देह को, जो पंच तत्वों से बना हुआ देह है, इसके निर्माण करते हैं। उसके अंदर जो सूर्य है वो आपकी आत्मा का कारक है। यानी कि आपकी जो अंतर आत्मा है, जो इस देह में, इस पिंड में विराजमान है, वो कहाँ से आई है, किस अवस्था से होके आई है, और जो इसके अंदर एंटर करी है, उसका कारक सूर्य है। इसीलिए सूर्य की जो दिशा है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, वो है पूर्व की दिशा। इसीलिए हम जब भी किसी की कुंडली का निर्णय करते हैं, तो हम देखते हैं कि पूर्वी क्षितिज पर कौन सा लग्न उदय हुआ था। एक तरह से ये लग्न जो है, ये एक व्यक्ति का अपना आईडी कार्ड है। हम किसी कंपनी में जाते हैं, हमें अलग आईडी मिलती है, कुछ टाइम बाद वो चेंज हो जाती है, बट ये आईडी आपकी चेंज नहीं होती। ये जब आप पैदा हुए थे तब की आपकी आईडी है, और ये आपके अंत तक आपकी यही आईडी रहने वाली है। क्योंकि आप जब आपका जन्म हुआ, उस समय पूर्वी क्षितिज पर ये राशि उदय थे। अब आप यहां देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लग्ना 23 डिग्री कैंसर 50 मिनट 25 सेकेंड। अब ये बताता है कि जब आपका जन्म हुआ, या इस समय की अगर हम बात कर रहे हैं, इस समय का जो हम लग्न देख रहे हैं, तो इस समय वो राशि 23 डिग्री बीत चुकी है। अभी उसका केवल 7 डिग्री पार्ट बाकी है। एक राशि का टोटल स्पैन है ना, और वो कंटिन्यूअसली वो घूम रही है धरती। तो कंटिन्यूअसली जैसे रेत घड़ी में से रेत गिरे जा रही है, उसी तरह ये समय चक्र है एक तरह से, और ये लग्न बीत रहा है। अब जैसे ये 30 डिग्री बीत जाएगा, तो दूसरा लग्न आ जाएगा, अगली राशि उदय हो जाएगी। तो ये अपनी गति में दिन और रात, जिसे हम काल की गति कहते हैं, दिन और रात में काल जिस तरह चलता है, आपकी पूरी काउंटिंग यहां से स्टार्ट होती है। जब आपको लग्न मिल जाता है, फिर आप देखते हो ये इसका दूसरी भाव है, द्वितीय घर है, यहाँ पे दूसरी राशि है, ये तीसरा भाव है, ये फिर चौथा,
ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। यहाँ 12 पे आपका, यहाँ पे आके आपका चक्र खत्म हो जाता है। तो आपकी जो काउंटिंग चालू होगी वो ऐसी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 घर हैं, ये 12 भाव है। अब ये जो भाव है ना, भाव का अर्थ है कि ये अपने अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी एक्युमुलेट करे हुए हैं। अगर मुझे किसी व्यक्ति के बारे में ये जानना हो वो कैसा दिखता है, उसके विचार कैसे हैं, वो कैसा है, हम ये देखेंगे। ये लग्न का भाव है। आगे हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक एक भाव के अंदर क्या क्या आता है और उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। अभी एक इंट्रोडक्शन है। अगर मुझे उसकी फैमिली के बारे में जानना है, उसके फाइनेंस के बारे में जानना है, मैं उसके दूसरे भाव पे जाऊंगा, वो बोलता कैसे है। ये तीसरा भाव ये बताएगा कि उसके अंदर पराक्रम कितना है, उसके भाई, उसके सहोदर कैसे हैं। चौथा भाव, इसे सुख का स्थान कहा जाता है। यहाँ से आपकी माता का विचार होता है, आपके जन्मभूमि का विचार होता है। पांचवा भाव आपका पुत्र भाव है। यहाँ से आपके बच्चों के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, आप कैसी विद्या अर्जित करोगे, आपकी भक्ति किस देवता में लगेगी। ये छठा भाव जो है ये रोग रिपु ऋण का भाव है। मतलब इसके अंदर आपके जितने शत्रु आते हैं, आपको जितनी बीमारियां होनी है, वो सब यहाँ से पता चलेगा। आपके जितने कोर्ट केसेस होने हैं, आपके जितने लफड़े फसाद हैं, वो सारे यहाँ से देखे जाएंगे। सातवां भाव है ये जाया भाव कहलाता है। इसके अंदर ये देखा जाएगा कि आपका पत्नी कैसी होगी, आपको विवाह का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। आठवां भाव ये बहुत ही क्रूशियल भाव हो जाता है आपके चार्ट के अंदर। ये आपके आयुष्य यानी आपकी उम्र कितनी रहेगी और मृत्यु कैसे होगी ये बताता है। नौवां भाव जो है वो आपके गुरु का भाव है, आपके इष्ट देवता का भाव है, आपके धर्म का भाव है, आपके पिता कैसे होंगे, यहाँ से ये विचार किए जाते हैं। 10वां भाव जो है यहाँ पे आपके कर्म का क्षेत्र आता है। आप कैसा कर्म करोगे वो यहाँ से विचार किया जाता है। 11वां भाव जो है वो लाभ का भाव कहलाता है, यानी कि आपको क्या आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप जो इच्छा कर रहे हो वो पूरी होगी। आपका बड़े भाई के बारे में यहाँ पे मतलब एक एक भाव के अंदर ना, ऐसा नहीं है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं केवल इतनी ही है। एक एक भाव के अंदर सोइयों चीजें हैं, अभी हम जस्ट समझने के लिए बात कर रहे हैं। और 12वां भाव है, यहाँ पे आके आपका जीवन खत्म हो जाता है, क्योंकि साइकिल पूरा हो गया ना। यहाँ से 12वें भाव पे जीवन खत्म हो जाता है। ये मोक्ष का भाव कहलाता है, ये व्यय का भाव कहलाता है। यहाँ पे आपका मोक्ष हो जाता है। ये 12 भाव है और ये भाव स्थिर रहते हैं। अब कई बार क्या होता है, जब ज्योतिष में लोग नए नए आते हैं तो वो देखते हैं यार हमने बात की, इसको पहले भाव बोला लेकिन पहला नंबर तो यहाँ लिखा हुआ है, कभी कहीं और लिखा होता है पहला नंबर। तो ये पहला नंबर जो है, पहला नंबर सिग्निफाई करता है पहली राशि को, दूसरा नंबर दूसरी राशि को। यदि हम 12 राशियों की बात करें तो पहली राशि होती है मेष राशि, दूसरी राशि होती है वृषभ राशि, तीसरी राशि होती है मिथुन राशि, चौथी होती है कर्क राशि, पांचवी होती है सिंह राशि, छठी कन्या राशि, सातवीं तुला राशि, आठवीं वृश्चिक राशि, नौवीं धनु राशि, 10वीं मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि और 12वीं होती है मीन राशि। तो ये मीन राशि तक जितनी हमें बातें की हैं, ये राशियां जो हैं स्थिर रहती हैं, लेकिन हमें धरती पर रहने की वजह से ये चलायमान प्रतीत होती है। इसलिए जब हम अपनी दृष्टि से पूर्व क्षितिज पे देख रहे हैं तो उस समय अगर यहाँ पे कर्क राशि उदय थी तो यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसी में ही टाइम फ्रेम को थोड़ा चेंज कर दूं,
अब ये 7:06 को अगर मैं 8 बज के कर दूं तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ राशि चेंज हो गई। या राशि बदलने का अर्थ है कि कुंडली बदल गई। लेकिन जो विचार किया जा रहा था कि किसी के, हमने बात की पहला भाव उसके शरीर कैसा होगा, उसके विचार कैसे होंगे, उसका आचरण कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, वो सारा हमें इस भाव से पता चल रहा है। लेकिन राशि चेंज होने से क्या होता है, इसके अंदर जो क्वालिटी इसके अंदर आ रही थी, पहले कर्क राशि की आ रही थी, अब सिंह राशि की आ रही है। तो यहाँ राशि बदल जाती है क्योंकि कंटिन्यूअसली वो धरती जो है वो घूम रही है। अब बात करें कि धरती घूमने में कितना समय लेती है। धरती घूमने में समय लेती है अपना 24 घंटे। 24 घंटे में वो अपना एक चक्र पूरा करती है। यानी एक राशि से अगर धरती चलती है तो उसी राशि पे दोबारा आने पे उसे 24 घंटे लगते हैं उस पॉइंट पे, पूर्व क्षितिज पे। और 24 घंटे को जब हम 12 राशियों में विभाग कर देते हैं तब हमारे पास आता है 2-2 घंटे का समय। यानी एक राशि जो उदय रहेगी वो 2 घंटे तक रहेगी। यानी अभी अगर सिंह लग्न हम देख रहे हैं कि 8:06 पे से 6 डिग्री का सिंह लग्न है, तो लगभग 45 मिनट अभी ये सिंह लग्न 55 मिनट ये सिंह लग्न उदय रहेगा। यानी पूर्व क्षितिज पे आपको सिंह लग्न दिखाई देगा। एक तरह से ना ये आपके आसमान का नक्शा है। अगर हम इस समय की बात करते हैं और अगर हमें इस समय अगर टेलीस्कोप लेके देखने जाएं कि हमें शुक्र ग्रह देखना है तो हम कैसे देखेंगे। हमने बात की ये पूर्वी दिशा है आपकी, तो ये पश्चिमी दिशा हो गई। अब पश्चिमी दिशा में इस समय शुक्र ग्रह कहीं कोने में दिखाई देगा, ऊपर की तरफ उसके वहां पे। क्यों, यहाँ पे शुक्र ग्रह है। आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि शुक्र का जो तारा होता है वो सबसे चमकदार तारा होता है। बेसिकली शुक्र एक ग्रह है, लेकिन जब वो चमकदार दिख रहा है हम उसे तारा मानते हैं। यहाँ से धरती से देख रहे हैं ना, हाँ भाई ये सबसे चमकदार तारा है। अब आपको देखना हो यार बृहस्पति ग्रह कैसा दिखता है, तो ये अगर आपकी वो राशि है पूर्वी क्षितिज है, तो ये जो ये 10वां घर है ये बिल्कुल आपके, जब आप जहां खड़े हो उसके बिल्कुल सर के ऊपर आएगा। तो आप अपने सर के ऊपर बिल्कुल टेलीस्कोप लेके देखोगे तो आपको दिखाई देगा, हाँ ये बृहस्पति ग्रह दिख रहा है। आप उसे लोकेट कर पाओगे। तो ये तो हो गई सिद्धांत वाली बात। और राशि जो घूमती है उसकी वजह से यहाँ पे लग्न चेंज होता रहता है, लग्न बदलता रहता है। हम जैसे बात करते हैं किसी का वृश्चिक लग्न है, कोई धनु लग्न का व्यक्ति है, कोई मिथुन लग्न का व्यक्ति है, वो हमें इसी से पता चलता है कि उसके जन्म के समय पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदय हो रखी थी। यहां तक किसी को कोई सवाल तो नहीं? यहां तक क्लियर हुआ या आगे बढ़े अभी? हाँ, वो धीरे धीरे देखो आदत बढ़ जाएगी इस मेथड की भी कि कैसे कहाँ पे कौन सी राशि आ रही है और कौन सा क्या हो रहा है तो क्या हो रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है, आपके पास भाव आ गए 12, आपके पास 12 राशियां आ गई। अब आपके पास 9 ग्रह आ जाते हैं। तो 9 ग्रहों की गणना कहाँ से शुरू होती है? सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि और अंत में आते हैं राहु केतु। तो ये मिलके आपके 9 ग्रह बना देते हैं। अब जिस समय जो ग्रह जिस राशि में भोग कर रहा है, जिस राशि में घूम रहा है, वो आपको इस चार्ट के अंदर दिखाई देता है कि भाई सूर्य इस समय 6 डिग्री के हैं, तो ये सूर्य आ गए यहाँ पे। शनि कुंभ राशि में विचर रहे हैं तो कुंभ राशि में आ गए। अब सब ग्रहों की क्या है ना, अपनी अपनी एक गति है। सूर्य का चक्र लगाने में बेसिकली हम कहेंगे कि सूर्य तो घूमता नहीं है, सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है।
हम उसे कैसे मान रहे हैं कि वो अपना घूम रहा है, अलग अलग राशि बदल रहा है। तो जब हम सूर्य को हम जो हम खड़े हुए हैं, हमने बात की थी हम आत्मा का कारक है, तो जब हम आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमें सूर्य घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई पूरब से उदय होता है, पश्चिम में ढल जाता है। असल में तो धरती उसका चक्कर लगा रही है। तो इसको कहा जाता है जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि हाँ भाई हमें सूर्य घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम हेलिसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब हमें पता होता है कि नहीं, सूर्य नहीं घूमता, धरती घूमती है। तो एक तरह से ये सूर्य जो भी आपकी गति बता रहा है, यानी कि सूर्य को अपना वो एक चक्र पूरा करने के अंदर, एक राशि का पूरा भोग करने के अंदर 30 दिन लगते हैं, और उन 30 दिनों के अंदर सूर्य एक एक डिग्री एक राशि का भोग करते हैं। ऐसे सभी ग्रहों की अपनी अलग अलग गति है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि पूरी कर लेते हैं, वहीं बृहस्पति को एक राशि पूरी करने में पूरा 1 साल लगता है। और लगभग जो हम जो नया साल मनाते हैं, यानी कि हम जब बात करते हैं कि हम हमारा नया साल हिंदुओं का जो होता है वो चैत्र महीने से स्टार्ट होता है। तो चैत्र का महीना वो होता है जिसके अंदर बृहस्पति अपनी राशि को बदल लेते हैं, जिसे हम नव संवत्सर कहते हैं। संवत्सर का अर्थ ही है कि हम बृहस्पति को देख रहे हैं कि बृहस्पति हैं, अब अपनी राशि बदल ली, तो हमारा 1 साल बीत गया, अब नया साल शुरू हो गया। ये हमारे 9 ग्रह होते हैं। अब इन 9 के 9 ग्रहों के अलग अलग कारक हैं। कारक का अर्थ है कि उनके अपने पर्टिकुलर डोमेन्स हैं। जैसे अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य आत्मा के कारक है। यानी अगर आपको देखना हो कि कोई व्यक्ति अपने अंतर्मन में कैसा है, अपनी आत्मा में से कैसा है, तो आप उसके सूर्य देखोगे कि उसके सूर्य बली है या नहीं है। अब उसका बल कैसे देखते हैं इसकी बात तो हम आगे करेंगे। सूर्य आपकी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके कारक है। सूर्य आपके पिता के कारक है। यानी अगर आपको अपने पिता के बारे में जानना हो तो आप सूर्य को स्टडी करोगे अपने चार्ट के अंदर। सूर्य आपकी मोरालिटी के कारक है कि आप वो व्यक्ति जिसका भी आप चार्ट देख रहे हो, आप उसके सूर्य देख के पता कर सकते हो कि वो कितना मोरल व्यक्ति होगा। सूर्य राज्य के कारक है। आपको जीवन में कितना सम्मान मिलेगा इसके कारक सूर्य हैं। आपके शरीर के अंदर आपकी जो हड्डियां हैं उसके कारक सूर्य होते हैं। फिर चंद्रमा की बात आती है। चंद्रमा जो है वो आपके मन के कारक है। आप अपने मन में क्या विचार करते हो वो चंद्रमा है। आपकी माता के कारक है। तत्वों की बात करें तो चंद्रमा जो है वो जल तत्व के कारक है। वो जल तत्व को रूल करते हैं। आपका जन्म जिस स्थान पे हुआ उस स्थान के कारक चंद्रमा होते हैं। आप चंद्रमा शांति के कारक है। जिस तरह चांदनी रात दिन में तपता हुआ दिन होता है, एकदम बिल्कुल जैसे पिता आपके अंदर से वो कितने कोमल हो लेकिन बाहर से एकदम क्रूअल लगते हैं। ऐसा लगता है कि भाई हम डायरेक्टली पिता से बात कर ही नहीं सकते किसी चीज को लेके। लेकिन जैसे दिन अपना हार्ड होता है और रात जो है वो बिल्कुल एक सौम्य होती है, उसी तरह क्योंकि चंद्रमा की चांदनी से सौम्य कर देती है। इसी तरह माता के कारक चंद्रमा है। वो माता के पास जाके आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह के उनसे बात करते हो। फिर बात आती है मंगल की। मंगल आपकी भूमि के कारक है। जिस भूमि पे आप, मंगल का एक नाम है भौम। मंगल को भूमिपुत्र भी कहा गया है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। तो इस भूमि के कारक जिस पे आप खड़े हुए हो उसके कारक मंगल है।
आपके शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो रक्त है, जो गर्मी है, उसके कारक मंगल है। किसी व्यक्ति को कितना क्रोध आएगा या उसका क्रोध कैसा रहेगा, उसके कारक मंगल है। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके कारक भी मंगल ही होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो आप देखते हो उसके भी कारक मंगल होते हैं। तो हर ग्रह के ना, जैसे आप प्रिडिक्शन अगर किसी को करते हो कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू आया होगा या आपकी जमीन में कोई विवाद हुआ होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मंगल को पकड़ के मंगल की स्टडी करते हैं। आपका जो छोटा भाई होता है उसके कारक मंगल होते हैं, उसका प्रतिनिधित्व मंगल करते हैं। फिर बात आती है बुध की। बुध जो है वो आपके वाणी के कारक है। आप जो बोल रहे हो, जो कम्युनिकेट कर पा रहे हो, वो बुध की वजह से कर पा रहे हो। आपके लिखने के कारक बुध है। आप किस बात को कितनी गहराई से सोच सकते हो, उसके बारे में कितनी डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, उसके कारक बुध है। आपके जो पेपर्स जितने हैं, पेपर वर्क जितना है, और किताबें हैं, जो भी एक लिटरेरी फील्ड है, पढ़ने लिखने के जो चीज सामान है, उन सब के कारक बुध है। और रिश्तों की अगर बात करें तो आपके मामा और आपकी बुआ के कारक बुध बनते हैं। फिर बुध के बाद आते हैं बृहस्पति। जो भगवान बृहस्पति हैं वो आपके गुरुओं के कारक हैं। आपके ज्ञान के कारक हैं। रिश्तों में आपके बड़े भाई के कारक हैं। आपका जो सोना होता है, सोने के कारक है। फिर आपकी लाइफ में जितनी खुशी है, उस खुशी के कारक बृहस्पति हैं। हमने पहले बात की शांति की, तो जरूरी नहीं है कि जिसके जीवन में शांति हो वो व्यक्ति खुश भी रहे। तो वो जो एक खुशी महसूस हो रही है ना कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं है। कई बार आप कुछ साधुओं को देखोगे उन पर कुछ भी नहीं है लेकिन वो खुश है। तो जो अंदर से खुशी आती है उसका हैप्पीनेस के कारक बृहस्पति है। बृहस्पति आपके जीवन में वृद्धि के कारक है। यदि बृहस्पति कमजोर हो या बृहस्पति के ऊपर कुछ दोष लगे हों कुंडली में, तो ऐसे व्यक्तियों की वृद्धि नहीं हो पाती। आपके पुत्र भी एक तरह से वृद्धि का ही कारक है कि आप अपनी संततियों की वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन यदि बृहस्पति कमजोर हो तो व्यक्ति की संततियों की भी वृद्धि नहीं होती। फिर बृहस्पति की बात आते हैं शुक्र। शुक्र आपके धन धान्य के कारक है। आपके पास कितना पैसा आएगा, कैसा पैसा आएगा, कहां से आएगा, सारा कुछ शुक्र बताते हैं। शुक्र आपके जीवन में लग्जरी के कारक है कि कितनी लग्जरी आपको मिलेगी, कैसी मिलेगी। शुक्र आपके जीवन में कपड़ों के कारक है। कितने अच्छे कपड़े पहनोगे आप। शुक्र आपके पत्नी के कारक है या जीवन साथी का कारक कह लो, पति पत्नी दोनों के कारक है। फिर शनि आते हैं। महर्षि पराशर बृहत पराशर होरा शास्त्र के अंदर कहते हैं छाया सुतश्च दुखदा, यानी कि जो छाया का सुत है वो दुख का कारक है। सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया है और उनके जो बेटे हैं वो शनि देव है। तो शनि देव आपके जीवन में कितना प्रेशर है, आपका कर्म जो है आपके कर्म के कारक है। आप कितना प्रेशर बियर कर सकते हो उसके कारक है। आपको अपने जीवन में कहाँ पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां मिलेंगी, कहाँ प्रेशर मिलेगा, उसके कारक है। इसलिए लोग ज्यादातर शनि से डरते हैं कि भाई शनि आ गया, अब तो शनि की दशा आ गई।
अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो शनि अच्छा। का, जी बताइए। कोई कोई ऐसा होता है कि जैसे तुमने कहा कि शनि चढ़ गया तो वो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने ना ऐसे लोगों को देखा है कि जो जिनकी शनि की चल रही है लेकिन वो राशि साथ में, ऐसा क्यों? देखो, हमने बात की शनि कर्म के भी कारक है ना? तो अगर हम्म, यदि आपके कर्म अच्छे रहे, हम्म, हमने जैसे आगे चार्ट एनालाइज करेंगे उसमें हम देखेंगे किसी के कर्म कैसा है, तो हम शनि को देखेंगे। हम्म, और शनि यदि अच्छे हैं, उसके कर्म अच्छे हैं, तो निश्चित ही शनि की दशा में उसको बहुत राइज मिलेगा। लेकिन जिसके शनि खराब है, कर्म उसके खराब है, अच्छा। पास्ट लाइफ से उसके कर्मों में कुछ दोष है, उस जब शनि का समय आएगा तब उसको हम्म। वो पीड़ाएं भुगतनी पड़ेंगी। और कोई आदमी पूरी अपनी लाइफ में ही अच्छा काम कर रहा हो, फिर भी वो दुख में क्यों? रीजन पास्ट लाइफ। देखो, आपका जो हमने अभी बात की कि आपको एक जन्म के समय एक चार्ट मिला है ना, आपके जन्म के समय एक पर्टिकुलर ग्रह कॉम्बिनेशन थे, ये लग्न बना था, ये ग्रह यहाँ बैठे हुए थे उसके हिसाब से, तो आपको वो लग्न मिला, वो चार्ट मिला। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको वही चार्ट क्यों मिला? ऐसा तो है नहीं कि आपको जैसे जस्ट जैसे पत्ते बट रहे थे, एक पत्ता आपको भी मिल गया। हमने सबसे पहले बात की कि हम लग्न इसलिए देखते हैं कि वो पूर्वी दिशा को ही इसलिए देख रहे हैं कि पूर्वी दिशा में कौन से राशि उदय थी, वहां से हम आपकी कुंडली को स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज पूर्वी दिशा जो है वो सूर्य की कारक है, और सूर्य जो है वो आपके आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी आपकी आत्मा पिछले जन्मों में जो कर्म करके आई और अब जो नया जैसे शरीर कि धारण कर रही है, तो हाँ, आपकी आत्मा ने वो समय चुना अपने लिए कि हाँ अब मेरे को इस समय आना है। आजकल तो आप देखते हो कि लोग ना डिलीवरी प्लान करते हैं। जैसे कल 22 जनवरी है, तो बहुत लोग 22 जनवरी को प्लान कर रहे हैं कि हम हाँ राम जी के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अपने बच्चों को प्लान करेंगे। लेकिन वो पूरे दिन में तो अलग अलग राशियां 12 लग्न है ना, अलग अलग समय पे अलग अलग राशि उदय होगी। तो कई बार लोग प्लान करते हैं कि हाँ भाई हमें ये समय चाहिए, हमने पूरा देख लिया, ये कुंडली अच्छी है, इसमें हमें बच्चा पैदा करना है। लेकिन होता क्या है, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, बच्चा 5-10 मिनट डिले हो जाता है, वो कुंडली चेंज हो जाती है उसकी। हम्म, तो इसमें भी लोग अपने जोर चलाना तो चाह रहे हैं, लेकिन होना वही है जो विधाता ने एक रखा है। वो आपकी आत्मा का चार्ट है ना, आप कौन से कर्म करके आए हो, वो इसी चार्ट से पता चलना है ना। अच्छा। ना कोई कोई ऐसे पूछते हैं, कहते हैं कि ना सूर्य निष्क्रिय भाव में है, तो वो निष्क्रिय भाव मीन्स कि वो सेवन एट हाउस में है, इसके वो निष्क्रिय भाव में है, नहीं ऐसा नहीं, क्या? वो बात हम बाद में करेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ नीच होता है, कहाँ उच्च होता है। अभी पहले हम खाली शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि हम जिनको पढ़ने जा रहे हैं, जो ज्योतिष पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या है। हमने 12 भाव देखे, 12 राशियां देखी, और 9 ग्रह देखे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले जो हमारे ग्रह हैं वो है राहु महाराज। तो आपके जीवन में जितना कुछ आपकी डिजायर्स आपके अंदर भरी पड़ी हैं कि भाई मुझे ये भी पाना है, मुझे ये भी पाना है, मुझे ये भी पाना है, वो राहु के कारण है। दरअसल आपका जो जन्म होता ही डिजायर के कारण है। आपने पढ़ा होगा कि अंत समय में ना व्यक्ति को कामना नहीं करनी चाहिए, उसका देह शांति आराम से होनी चाहिए। हम्म, क्योंकि अंत समय में व्यक्ति जो डिजायर रखता है ना, मैंने इसको नहीं देखा, मैंने तो ये नहीं भोगा, मुझे तो ये नहीं मिला, तो वही डिजायर कहीं ना कहीं अकुमुलेट होकर आपके बर्थ का कारण बनती है। हम्म, आप दोबारा जन्म ही तो इसलिए ले रहे हो कि आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, जिसके कारण आप जीवन और मरण के इस चक्र को, ये जो चक्र है ज्योतिष का, ये जीवन और मरण का चक्र है। और जन्म मरण से बंधन से मुक्ति कैसे हो, ज्योतिष ये जो चार्ट है ये इसलिए है,
ये आपको डायरेक्ट करता है कि आपको कौन से कर्म आप कंप्लीट कर लो कि आपके जन्म मरण से आपकी मुक्ति हो जाए। तो राहु कुंडली में जहां भी बैठते हैं वो ये बताते हैं आपकी कौन सी डिजायर है, स्ट्रॉन्गर डिजायर जो आपकी पेंडिंग रह गई, जिसे आप पूरा करना चाहते हो। तो आप राहु देव के पिक्चर भी देखोगे ना, तो ऐसे देखोगे बहुत बड़ा सा उनका मुंह है, पूरे मुंह में बस ये धरती समाई हुई है, यानी उनकी डिजायर इतनी है कि उन्हें सब कुछ पाना है। आपकी लाइफ में सडनली जो काम होते हैं कि सडनली अप हो गए, सडनली डाउन हो गए, अचानक बिजनेस हो गया, अचानक बिजनेस खत्म हो गया, तो ये सडन इवेंट्स के कारक आपके राहु होते हैं। जो विष होता है, विष जहर जिसे हम कहते हैं, जहर के कारक राहु है। जो कूड़ा कबाड़ा होता है उसके कारक राहु होते हैं। और जैसे हम कभी किसी को बताते हैं, कुंडली देखते हैं कि भाई आपके घर की इस दिशा में ना कूड़ा रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी ये दिशा खराब हो रही है, तो वो हम राहु को देख के बताते हैं, क्योंकि राहु जो है वो उस चीज को गवर्न करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि आपने अपने आसपास 5 तरह की चीजें अगर रख रखी हैं, जैसे मैंने अभी ये किताब रख रखी है, ये दिया जला के रख रखा है, तो ये मैंने क्यों रखा हुआ है? बिकॉज मैं चाहता हूं कि वो ग्रह की कोई ना कोई एनर्जी मेरे आसपास रहे। यानी कि किताब रखी है तो मैंने बुध ग्रह को अपने आसपास रखा हुआ है। मैंने दिया जला के रखा हुआ है तो मैंने कहीं ना कहीं दिए की अग्नि में सूर्य और मंगल को चाहता हूं कि वो मेरे पास रहे। लेकिन यदि मैं कबाड़ा इकट्ठा करके अपने पास रखता हूं, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत लाइफस्टाइल उनका बहुत खराब होता है, वो घर साफ नहीं करते, बहुत गंदगी से रहते हैं, इट मीन्स कि उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव राहु का हो रखा होता है। जो दरिद्रता है उसका प्रभाव हो रखा होता है। तो आप अपने आसपास जितने शुभ ग्रहों की एनर्जी रखोगे उतना आपका जीवन अच्छा जाएगा, या उस पर्टिकुलर चीज में वो ग्रह आपको सहायता करेंगे। जैसे आप देखोगे कि लोग रत्न पहनते हैं, वो रत्न भी इसलिए पहनते हैं कि आपको आपकी चार्ट के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर जो चीज कमजोर है, जिस ग्रह की एनर्जी कमजोर है, आप उसको ना बाहर से एक्वायर कर सको। आपको जो मैंने स्टडी मटेरियल भेजा है उसके अंदर इन 9 के 9 ग्रहों के ना सिग्निफिकेशंस के पेजेस हैं। मैं एक मिनट में दिखाता हूं आपको। जिस तरह आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर ये बृहस्पति के कारक है कि बृहस्पति किन किन चीजों के कारक है। आपके गुरुओं के, पीले रंग के। तो जब आप देखते हो कि आप पीला रंग पहन रहे हो, वो इसलिए पहन रहे हो कि आप अपने आसपास ना बृहस्पति की शुभ एनर्जी को रख सको। हम जैसे कहते हैं ना काला नहीं पहनना, क्यों काला क्यों नहीं पहनना? क्योंकि काला रंग जो है वो कहीं ना कहीं शनि से जुड़ता है। तो यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, तो वो काला रंग जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा।
वो आपकी एंजाइटी बढ़ाएगा। जैसे हमने कहा कि शनि दुख के कारक है, भय लगना